इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टेरेसिस लूप के बारे में। एंड इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स ये सब डेटा को कैसे स्टोर करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा हिस्टेरेसिस लूप। तो हिस्टेरेसिस लूप बेसिकली आई वर्सेस एच का ग्राफ है। तो ये जो है ये बेसिकली आई वर्सेस एच का ग्राफ है फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। एंड आई जो है यह है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड एच जो है यह है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो देखिए क्या होता है कि सपोज आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, यहाँ पर यह है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि इस मटेरियल के अंदर कुछ डोमेन्स होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ डोमेन्स होता है। और इन डोमेन्स के अंदर जो भी एटम्स है वो एटम्स का जो छोटा छोटा मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होता है। हर डोमेन का जो एटम है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो ये जनरेट कर रहा है वो है ज़ीरो, क्योंकि हर डोमेन का छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट है, बिकॉज हर डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अभी ये कौन सा केस है? ये h इक्वल टू ज़ीरो वाला केस है, ठीक है। h इक्वल टू ज़ीरो मतलब देयर इज़ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। h जो है वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब इस मटेरियल को कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसका मेजर है h, ठीक है। बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है b नॉट, इसको मैं लिखता था म्यू नॉट इंटू h, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो यानी कि h ज़ीरो, तो बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो h ज़ीरो मतलब देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। तो तब क्या होगा? तब I भी ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये मटेरियल अपने अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। देखिए हर डोमेन का नेट जो है मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो आ रहा है। तो h ज़ीरो होने से I भी ज़ीरो होगा। तो ये एक पॉइंट मुझे मिल गया है इस ग्राफ का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये है मेरा I और ये है मेरा H, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ग्राफ है। तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिला ज़ीरो ज़ीरो, एट h इक्वल टू ज़ीरो I इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ये एक पॉइंट मुझे मिल गया है इस ग्राफ का। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए अभी क्या है, अभी मान लीजिए आप h को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो h अगर आप बढ़ा रहे हैं मतलब यहाँ पर इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड आपने कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दिया। तो अभी क्या होगा, इस मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे कुछ प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होगा। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप देखेंगे, इस मटेरियल को देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि h बढ़ाने से I भी बढ़ने लगता है। I है इंटरनल में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस h के वजह से, ठीक है। तो जितना आप h को बढ़ाओगे, एक्सटर्नल को बढ़ाओगे, ये जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, ये भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो h बढ़ने से I जो है वो बढ़ने लगता है। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। लेकिन
एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे कि यहाँ पर ये एज के बाद अगर आप एज को और बढ़ाओगे तब क्या होगा, ये जो आई है वो कुछ सैचुरेट हो जाएगा। अभी ये सैचुरेट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि देखिए आई किसकी वजह से आ रहा था, आई जो है वो ये सब डोमेन जो है इस मटेरियल के अंदर का डोमेन, ये सब अलाइन होने की वजह से आई आ रहा था। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे जब ये अलाइन हो जाता है तब हमें कुछ आई मिलता है। मैं यहाँ पर फिर से आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए एज को मैं बढ़ा रहा हूँ, एज जो है एक्सटर्नल, तो इंटरनल भी बढ़ रहा है क्योंकि सारा डोमेन जो है वो एक्सटर्नल के डायरेक्शन पे अलाइन हो रहा है। बट एक पर्टिकुलर एज के बाद जब सारा डोमेन्स अलाइन हो जाएगा, हर एक एटम जो है वो अलाइन हो जाएगा, उसके बाद एज आप कितना भी बढ़ा लो ये आई नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जितना डोमेन अलाइन होना था वो तो हो गया, ठीक है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ये जो आई है वो बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आई का वैल्यू देखिए और नहीं बढ़ रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आई का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा एक पर्टिकुलर एज के बाद। तो मान लीजिए इस पॉइंट के बाद आई के, इस वैल्यू के बाद, इस वैल्यू के बाद आई के, ये ग्राफ जो है ये सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड हो गया है। अभी देखिए ये ग्राफ गया है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मैं एच को बढ़ा रहा था तो ये लूप जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गया है। अभी देखिए इस पर्टिकुलर एज तक पहुंचने के बाद मैं एज को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और एज को डिक्रीज़ करके मैं 0 तक आ गया हूँ। तो ग्राफ को क्या होना चाहिए था, रीट्रेस होना चाहिए था, फिर से ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। एज बढ़ाया तो ग्राफ ने ऐसा फॉर्म लिया है, एज को मैं घटा के फिर 0 कर दूंगा तो ग्राफ जो है वो रीट्रेस होके फिर से 0 तक आ जाना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि ग्राफ रीट्रेस नहीं होता है, ठीक है। ग्राफ जो है एज को 0 करने से ग्राफ कुछ ऐसे आता है, इस तरीके से, और फाइनली यहाँ पर मुझे कुछ आई जो है वो मुझे मिलता है। जब मेरा एज फिर से 0 हो जाता है तब मुझे कुछ आई यहाँ पर मिलता है। अभी देखिए वो रीट्रेस क्यों नहीं होता है और क्यों मुझे कुछ आई का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, मान लीजिए ये है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और इसके जो भी डोमेन्स है वो डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइंड है। हर डोमेन का हर एटम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइंड है। ये है मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच। अभी इस एच को कम करके मैं अगर 0 बना देता हूँ तो फाइनली क्या हुआ, ये जो मटेरियल है इसके अराउंड अभी कोई भी एच नहीं है, एच 0 हो गया। तो अभी क्या होना चाहिए था कि ये जो डोमेन्स है ये डोमेन्स फिर से डी अलाइन हो जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर एच था तो एच के डायरेक्शन पे ये अलाइन हो गया था। एच को हटा देता हूँ तो ये फिर से डी अलाइन होके फिर से रैंडमली ओरिएंटेड हो जाना चाहिए था। लेकिन इन रियलिटी वो रैंडमली ओरिएंट फिर से नहीं होता है, ठीक है। कुछ डोमेन्स तो डी अलाइन हो जाता है, लेकिन कुछ डोमेन्स है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था उसको याद रख लेता है। मतलब उसके हिस्ट्री का जो एक मेमोरी है वो एक मेमोरी स्टोर हो जाता है इन डोमेन्स के पास, ठीक है। तो ये डोमेन जो है ये मिलके अभी भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन पे दे रहा है। मतलब उसने कुछ रिटेन कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड इवन आफ्टर एज इज रिमूव्ड, ठीक है। तो यानी कि मैं बोलूँगा कि इवन आफ्टर द होल एज इज रिमूव्ड, यहाँ पर एज को मैंने 0 कर दिया है, हटा दिया गया है, फिर भी ये जो मटेरियल है इस मटेरियल का कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। आई इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस, ठीक है। अभी भी ये जो डोमेन है ये डोमेन्स मिला के कुछ इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर डोमेन ने
कुछ कुछ डोमेन्स ने यहाँ पर जो उसका हिस्ट्री था, जो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, उसके मेमोरी को स्टोर कर लिया है, और ये काफ़ी आलसी है, वो फिर से डीअलाइन नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ में देखिए, जब h फिर से 0 हो गया तो यहाँ पर i जो है वो 0 नहीं हुआ। i होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो i 0 नहीं हुआ। कुछ i जो है उसने क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया है, और इस i के वैल्यू को बोला जाता है रिटेंटिविटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना i जो है, इसको मैं बोल रहा हूँ IR, एंड IR इज कॉल्ड retentivity of the ferromagnetic material। ठीक है, देखिए जितना रिटेंटिविटी ज़्यादा होगा उतना ही वो एक अच्छा मटेरियल है मेमोरी कार्ड्स बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कुछ मटेरियल्स हैं, आयरन, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब काफ़ी अच्छा होता है मेमोरी कार्ड्स बनाने के लिए, क्योंकि उन लोगों का रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देने के बाद भी बहुत सारे डोमेन जो है वो क्या करता है, वो अपने पुराने याद को फिर से वो रख सकता है अपने पास। ठीक है, मतलब वो हिस्ट्री को याद कर सकता है, मतलब उसको पता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे था, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन पे अलाइंड अभी भी है। ठीक है, तो अगर ग्राफ ऐसे आके यहाँ पर एंड होता है, यानी कि रिटेंटिविटी, ये लेंथ जो है आई का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल माना जाता है फॉर मेकिंग मेमोरी कार्ड्स। ओके, तो अभी देखिए यहाँ तक हमने बात कर लिया है रिटेंटिविटी के बारे में। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये जो मटेरियल है, H 0 होने के बाद भी इसके पास अभी कुछ इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि I जो है वो कुछ प्रेजेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ IR, रिटेंटिविटी। अभी मैं चाहता हूँ कि ये I जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, मतलब ये जो डोमेन्स है, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन जो इस डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि हर एक डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड हो और यहाँ पर I जो है वो 0 हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड H जो है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पर अप्लाई करना होगा, यानी कि मैं H को अभी नेगेटिव डायरेक्शन पे लेके जाऊँगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन पे लेके जाऊँगा तो ये ग्राफ जो है ये आके फाइनली कहीं यहाँ पर I इक्वल टू 0 कर देगा, कुछ इतना वैल्यू ऑफ H में, इस H में। ठीक है, ये I जो है वो आके 0 हो जाएगा, मतलब हर एक डोमेन अभी रैंडमली ओरिएंटेड है और कोई अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इस H को हम बोलते हैं कोएर्सिविटी, HC हम लिखते हैं, और HC को हम बोलते हैं कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी। ठीक है, होपफुली आपको कोएर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी समझ में आया। तो अभी देखिए क्या हुआ, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये था मटेरियल। ठीक है, H को मैंने उल्टा डायरेक्शन पे लगाया, तो क्या हुआ, अभी HC पे कोएर्सिविटी वैल्यू पे जो भी डोमेन्स है वो अभी रैंडमली ओरिएंटेड हो गया, हर एक डोमेन जो है वो अभी रैंडमली ओरिएंटेड हो गया। इसी वजह से जो भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो मुझे 0 मिला एट H इक्वल टू HC। अभी देखिए इस H को मैं फिर से HC से बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए इस H को HC से मैं बढ़ा रहा हूँ, तब क्या होगा, ये जो डोमेन्स है वो अभी इस डायरेक्शन पे पॉइंट करना स्टार्ट होगा। जितने भी डोमेन्स है सब इस डायरेक्शन पे पॉइंट करना स्टार्ट होगा। जितने भी डोमेन्स है सब डोमेन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे पॉइंट करना स्टार्ट होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो है वो फिर से I बढ़ने लगेगा और I का एक सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पर
आ जाएगा। जब सारा डोमेन्स इस डायरेक्शन पे अलाइन हो जाएगा एक्सटर्नल एज के डायरेक्शन पे, तब ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। अभी फिर से मैं एज को यहाँ से कम करने लगता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ फिर से पहले जैसे डिक्रीज होगा, आई का वैल्यू डिक्रीज होगा, और जब एच इक्वल टू फिर से 0 हो जाएगा तब आई का कुछ वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अभी एच 0 हो गया तो आई का कुछ वैल्यू जो है रिटेन हो चुका है उस मटेरियल पे। अभी फिर से एच को आप उल्टा डायरेक्शन पे कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन पे फिर से घुमा लीजिए एच को। तब क्या होगा, ग्राफ फिर से बढ़ने लगेगा यहाँ पर, और फाइनली ग्राफ जो है वो कुछ एक ऐसा लूप बनाएगा। तो इस लूप का जो डायरेक्शन है उसको मैं ऐसे दूंगा, पहले ऐसे आया, एच डिक्रीज हुआ, फिर एच इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होके फाइनली उसी एच पे वो पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्शन दे दिया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो लूप फॉर्म हो रहा है, इस लूप को ही बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप। और हिस्टेरेसिस लूप में आपने देखा कि हमने कैसे डिफाइन किया रिटेंटिविटी को, और हमने डिफाइन किया कोएर्सिविटी को, ठीक है। ये लूप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो लूप है आई वर्सेस एच का लूप, यहाँ पर अगर मैं एच को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो एक्स एक्सिस जिसमें एच था उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी मैंने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से ग्राफ का शेप चेंज नहीं होगा। हाँ, ऑफ कोर्स ये वैल्यूज चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज होगा, लेकिन ग्राफ का शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये ग्राफ क्या बन गया, यहाँ पर एच इंटू म्यू नॉट जो है वो बन गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, एंड म्यू आई इंटू म्यू नॉट ये जो है ये हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, बी आई मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ है, ये बी नॉट वर्सेस बी आई का जो ग्राफ है वो भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। शेप बिल्कुल ऐसा ही होगा, चाहे वो एच वर्सेस आई का ग्राफ हो या फिर बी नॉट वर्सेस बी आई का ग्राफ हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, शेप बिल्कुल वैसा ही आपको नज़र आएगा। इस लूप को साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस लूप में हमने पहले सब्सटेंस को, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज किया। आप अगर इस जोन को देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मैग्नेटाइज किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डीमैग्नेटाइज किया, ठीक है। फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मैग्नेटाइज किया, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डीमैग्नेटाइज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने मैग्नेटाइज किया, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता रहता है इस प्रोसेस में, इसलिए इसको साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन भी बोला जाता है। अभी इस ग्राफ को यूज़ करके हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 में पढ़ने वाला हूँ परमानेंट मैग्नेट्स, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या है। सपोज आपके पास एक मटेरियल है और ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मटेरियल अपने आप में ही ये मैग्नेट नहीं है, क्योंकि इसका अपना कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अभी मान लीजिए इस मटेरियल को मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया है, ठीक है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन पे ऐसे प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा कि ये मटेरियल अपने अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटाइजेशन की वजह से, ठीक है। अभी अगर आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देते हो तो ये मटेरियल कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है रिटेन कर लेगा अपने अंदर इस डायरेक्शन पे। तो अभी क्या है कि ये मटेरियल जो पहले मैग्नेट नहीं था, अभी ये मैग्नेट बन चुका है। यहाँ पर है इसका नॉर्थ पोल,
इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर है इसका साउथ पोल। ठीक है, तो अभी ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। तो अभी परमानेंट मैग्नेट, एक अच्छा परमानेंट मैग्नेट हम किसको मानेंगे? जिस मटेरियल का रिटेंटिविटी ज़्यादा होगा उसको हम एक अच्छा परमानेंट मैग्नेट मानेंगे। रिटेंटिविटी का मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सटर्नल फील्ड को हटाने से ये मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर रिटेन कर पा रहा है। अगर वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिटेन कर लेता है तब मैं बोलूँगा कि वो एक अच्छा परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, और अगर ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता है तब मैं बोलूँगा कि वो एक ख़राब परमानेंट मैग्नेट है, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। तो इसका मतलब इस परमानेंट मैग्नेट का जो रिटेंटिविटी है, मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिटेंटिविटी को ज़्यादा होना होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये बोलूँगा कि कोएर्सिविटी, सी। अच्छे परमानेंट मैग्नेट के लिए कोएर्सिविटी भी ज़्यादा होना है। अभी कोएर्सिविटी क्यों ज़्यादा होना है, देखिए, जैसे ये एक मैग्नेट था, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड था, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल। तो एक अच्छे परमानेंट मैग्नेट को अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड को मुझे ख़त्म करना है, मतलब उस मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना है, तब मुझे क्या करना होगा? मैं अगर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड H ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगाता हूँ, मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन पे मैंने लगाया एक H फील्ड, तो ये H फील्ड इसके मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर सकता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ख़त्म कर सकता है। हमने ग्राफ में देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी रिटेंटिविटी है, अगर H उल्टा डायरेक्शन पे लगा देता हूँ तो रिटेंटिविटी कम होके इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये मैग्नेट जो है उल्टा H फील्ड लगाने से इस H फील्ड की वजह से इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो सकता है। और अगर बहुत, ये है H, कितना H पे इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो रहा है, वो है कोएर्सिविटी। अगर बहुत ज़्यादा H लगाने से, ठीक है, इसका रिटेंटिविटी फिर भी रहता है, तब मैं बोलूँगा कि ये एक अच्छा परमानेंट मैग्नेट है। अगर थोड़ा सा इस डायरेक्शन पे H लगाने से ही इसका सारा मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म ही हो जाता है अंदर, तब मैं बोलूँगा कि ये ख़राब परमानेंट मैग्नेट है। तो यानी कि कोएर्सिविटी को भी ज़्यादा होना है। ठीक है, एक अच्छे परमानेंट मैग्नेट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब कि जब मैं करंट चलाता हूँ तभी एक चीज़ मैग्नेट बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एक सोलेनॉइड, मतलब ऐसे वायर्स का एक लूप है, और इस वायर लूप में अगर मैं कुछ करंट आई चलाता हूँ तब मुझे पता है ये लूप जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस डायरेक्शन पे, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल इसीलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लूप के थ्रू मैंने करंट चलाया है। तो ये एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये मैग्नेट बन रहा है। अभी मुझे अगर इस सोलेनॉइड का जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बी जो है उसको बढ़ाना है, मुझे एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन ये है कि आई को बढ़ा दूँ, लेकिन आई मुझे नहीं बढ़ाना है और एन भी नहीं बढ़ाना है, ये दोनों सेम रखना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि म्यू नॉट को बढ़ाऊँ। अभी देखिए म्यू नॉट तो एक कांस्टेंट है। ओके, इस सोलेनॉइड के अंदर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन में अगर एयर है तब मैं एयर का म्यू यूज़ करूँगा। अगर मैं कोई दूसरा मटेरियल रख देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होगा उसको मैं लिखूँगा म्यू ऑफ द मटेरियल, कोई दूसरा मटेरियल है ये एयर के जगह पर, इंटू एन इंटू आई, ये लिखूँगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यानी कि एक सोलेनॉइड अगर मैं लेता हूँ और उसको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रैप कर देता हूँ, इसके वायर को ऐसे, ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये है सॉफ्ट आयरन।
ठीक है। सॉफ्ट आयरन के ऊपर मैंने एक वायर को ऐसे रैप कर दिया और इस वायर में ऐसे करंट चलाने लगा हूँ। तो अभी सोलेनोइड के अंदर जहाँ पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ पर क्या मटेरियल प्रेजेंट है, सॉफ्ट आयरन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द सोलेनोइड उसको मैं लिखूँगा म्यू ऑफ सॉफ्ट आयरन, म्यू ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, इनटू नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, ठीक है। एंड म्यू ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मुझे पहले से ज़्यादा मिला कंपेयर टू एयर। तो अभी यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जो सॉफ्ट आयरन है, यहाँ पर जो भी सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, तो ये सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेट बन चुका है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और इसी मैग्नेट को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी मैं यहाँ पर सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि सॉफ्ट आयरन इज़ अ मटेरियल जिसका रिटेंटिविटी काफ़ी कम होता है, रिटेंटिविटी जो है वो कम होता है। एंड लो रिटेंटिविटी वो एक अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी रिटेंटिविटी कम क्यों रखना है मुझे, तो देखिए अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा होता तो यहाँ पर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ठीक है, इस वायर के वजह से यहाँ पर कुछ बी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट को बंद करने से भी ये उसको रिटेन कर लेता सॉफ्ट आयरन, अगर इसका रिटेंटिविटी ज़्यादा होता तो। क्योंकि सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी कम है तो करंट को स्विच ऑफ करने के बाद भी ये जो सॉफ्ट आयरन है ये कुछ भी रिटेन नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये अभी मैग्नेट नहीं है। करंट को मैं फिर से चलाऊंगा, इसके अंदर मैं फिर से करंट को चलाऊंगा, करंट आते ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन फिर से एक मैग्नेट बन जाएगा। करंट को मैं स्विच ऑफ करूँगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा, बी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये सॉफ्ट आयरन कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब वो सब कुछ भूल चुका है पहले किस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन जो है वो देता है। तो सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी लो होना है, ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी हाई होना है। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट में डाला जाता है, एंड सॉफ्ट आयरन से जो भी मैग्नेट बन रहा है इसको सॉफ्ट मैग्नेट भी बोलते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट हम बना रहे थे उस परमानेंट मैग्नेट को हम हार्ड मैग्नेट भी बोलते हैं कभी कभी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।